क्वेश्चन नंबर 1, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर निम्न में से कौन है। तो दोनों का अंतर निकालने के लिए सबसे पहले 7 अंक का 7 डिजिट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 9, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट और ये 7 डिजिट। अब यही 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे यानी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और इसकी डिफरेंस बोल रही है तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस मीन्स घटा देंगे अंतर निकालने के लिए। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 AB9 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 और ये 8, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज यदि किसी वर्ग की परिमिति 96 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 96 सेंटीमीटर व्हाट इज इट्स एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए। तो वर्ग का परिमिति क्या होता है, तो वर्ग का परिमिति निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परिमिति का फार्मूला भी मालूम होना चाहिए कि परिमिति यहाँ पे दिया हुआ भी है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमिति मीन्स पेरीमीटर, इंग्लिश वाला थोड़ा करिएगा। और यही परिमिति दिया हुआ है, परिमिति हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं 4 इंटू साइड या तो भुजा, साइड कहो या भुजा कहो, ठीक है 96 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमारा जो साइड होगा वो निकल कर आ जाएगा 96/4, 4 से 4 ये कटेगी और आंसर हमारी आएगी 24, यानी कि साइड निकला 24, भुजा इक्वल टू 24। अब क्या करते हैं कि एरिया निकालने के लिए, किसका एरिया निकालने के लिए, तो वही स्क्वायर की एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एरिया का है तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का है तो भुजा का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576, यानी कि 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कि सेंटीमीटर सिर्फ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपए है तो 12 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा। इफ द प्राइस ऑफ 8 केजी शुगर इज Rs240 देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 12 केजी ऑफ शुगर। तो इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे। 8 केजी इज इक्वल टू 12 केजी चीनी, सॉरी 8 केजी इज इक्वल टू 240 रुपीज, ठीक है। तो 1 केजी इज इक्वल टू 240 रुपीज बाई 8 इज इक्वल टू 30 रुपीज, यानी 1 केजी का 30 रुपीज। तो बताइए कि 12 केजी का कितना होगा। सिंपल 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ और ये हमारा आ जाएगा 360 रुपये के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किसी व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां 75 रुपए में खरीदी तो 300 रुपए में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीद सकता है। इफ अ पर्सन बायज 3 कॉपीज ऑफ अ बुक फॉर Rs75 रुपीज, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द बुक कैन ही बाय फॉर Rs300। तो फिर से सेम जैसा क्वेश्चन पिछले था उसी के तरीके से यहाँ पे भी चलेंगे। 75 रुपीज बराबर 3 कॉपीज यानी कि 3 प्रतियां। तो बताइए कि 1 रुपए में कितने कॉपियां होगी। तो फिर से ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में तो 75 हो जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगी, मतलब कि 1 रुपये में हमारा आया 3/25, सॉरी 1/25, 1/25 प्रतियां आएगी। तो अब बताइए कि 300 रुपये में ना, तो 300 रुपये बराबर 300 इंटू 1/25। अब 25 से ये कटेंगे तो कितना बार कटेगा, 25 सौ के 100 यानी कि 12 बार में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक समीकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन। अब बताइए कि समीकरण ही नाम जो है वो किससे बना है? समी मतलब समान से, इक्वेशन बना है इक्वल से। तो बताइए कि यानी कि इक्वेशन इक्वल से बना है तो इक्वल तो मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ ना तो इसमें इक्वल मौजूद है, ना ही इसमें इक्वल टू मौजूद है, यानी कि ना ही इसमें समान बताया जा रहा है, ना ही इसमें समान बताया जा रहा है। तो समीकरण कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन सी है, जिसमें इक्वल टू भी है, समान भी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 4a के बराबर निम्न में से कौन है? 4a के बराबर, तो ये पढ़े होंगे विच एमंग द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4a। अब बताइए 4a लिखा हुआ है, मतलब कि 4 इंटू ए लिखा हुआ है, तो 4 इंटू ए कौन है इसमें से? ये नहीं है, ये, हाँ यही तो है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 4a को और क्या लिख सकते हैं? तो 4a को और लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कोई दिक्कत? तो हो सकता है अगली बार ऐसा ऑप्शन आ जाए। भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब भुजा x वाले, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ साइड x। अब बताइए कि साइड दिया हुआ है और अभी ही हम एरिया निकाले थे। साइड इक्वल टू कितना है? x, यानी कि भुजा जिसको बोलते हैं, भुजा इज इक्वल टू x। अब बताइए कि एरिया क्या होगा? तो एरिया किसका निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर है, हाँ तो वर्ग है, तो वर्ग का एरिया क्या होगा? तो वर्ग का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब साइड कितना है? x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और x को क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स। वैसे ही एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा, दिक्कत करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रफल ये सभी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? x इंटू एक्स, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x माइनस 4 इक्वल टू -2 का हल क्या होगा? अब सोल्यूशन निकालना है। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? तो बताइए कि x माइनस 4 इज इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू -2, और ये जब ट्रांसपोज होकर के इधर आएगा तो ये बन जाएगा +4। अब यहाँ से क्या होगा कि डिफरेंट साइन होने के कारण, यानी अलग अलग सिंबल होने के कारण ये घट जाएंगे, तो आएगा हमारा 2। अब ये 2 आएगा तो x इज इक्वल टू कितना आया? 2। अब बताइए कि x इक्वल टू 2 कहाँ लिखा हुआ है? ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस समीकरण का हल x इक्वल टू 2 है? तो बताइए हल मतलब क्या होता है? ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू जिसमें पुट करेंगे वो क्या आना चाहिए? मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा करते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3 आएगा। क्या ये दिया हुआ है? नहीं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन तो हमारे यही मिल गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात क्या है? 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात क्या है? तो 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात क्या होगा? यही है ना अनुपात, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, यानी 2:5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चित्र 60 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1.8 मीटर लंबा है, उसकी चौड़ाई का परिमाप से न्यूनतम रूप में अनुपात क्या है? A figure is 60 centimeter wide and 1.8 meter long. What is the ratio of its breadth to perimeter? अब निकालना क्या है वो बताइए। ये ब्रेथ हो गया, ठीक है, और ये perimeter हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो हमें निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें perimeter निकालना होगा, क्योंकि perimeter तो दिया नहीं है। तो क्या होता है? perimeter of a rectangle, perimeter of a rectangle, perimeter of rectangle क्या होगा? perimeter of rectangle is equal to क्या होना चाहिए? 2 into L plus B, 2 into L plus B, मतलब 2 into L plus B है तो 2 हो गया। L कितना है? 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, और प्लस में B कितना है? अब बताइए कि B यहाँ पे जो दिया हुआ है, सॉरी जो L दिया हुआ है वो 1.8 मीटर, L जो दिया हुआ है वो कितना है? L इज इक्वल टू 1.8 मीटर है। अब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो ऐसा करते हैं कि इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 180 और प्लस में 60, और यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 140 या 240, 240, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480 सेंटीमीटर, ये होगा ना? चलिए ठीक है, ये 480 सेंटीमीटर हो गया। अब ब्रेथ और पेरीमीटर का निकालना था, तो ब्रेथ 60 था
और ये 240 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 4 जा 24 यानी 1:4 होगा। तो 1:4 कौन है? ये। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 का, एक डिब्बे में लाल कंचों का नीले कंचों से अनुपात 7:4 है। उस डिब्बे में कौन सी संख्या कंचों की कुल संख्या के हो सकती है? तो कुल संख्या यानी कि द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स इन द बॉक्स इज 7:4। 7:4 कौन सा बोल रहा है बॉक्स? ब्लू, रेड मार्बल और ब्लू, तो ये रेड हो गया और ये ब्लू हो गया। अब बताइए कि टोटल पूछ रहा था, टोटल रेशियो इसका कितना आएगा? 11, यानी कि जब भी जो टोटल नंबर होगा वो 11 के मल्टीपल ही होगा। 11 का मल्टीपल, मल्टीपल का है तो गुणज कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल क्या ये है? नहीं है। 19 है? नहीं है। ये है? नहीं, यानी कि 11 का मल्टीपल मात्र यही है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। संख्या इतना इतना के निम्न में से किसके बराबर है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू दिस नंबर? अब एक्सपेंशन पढ़े होंगे तो बताइए कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 3 जो है वो 10,000 पे है। तो वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000, कोई दिक्कत? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अगला जो 100 है वो 0 से मल्टीप्लाई है तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको देखना ही नहीं है। अगला है 800 पे है, तो बताइए वंस, टेंस और ये 100। अगला फिर 10 0 के साथ है तो कोई फायदा नहीं है, फिर ये 7 हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 70803 यानी 30,807। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन परिभाषित नहीं है? इनमें से परिभाषित कौन नहीं है, यानी कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है? तो बताइए कि 5 + 0, 0 आइडेंटिटी ला पढ़े हो, इसमें क्या होता है कि इसका तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 - 5 ये भी 5 आ जाएगा। ये जो भी 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 बन जाता है। लेकिन बताइए कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होगा तो वो आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, यानी कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यही अगर 0/5 रहता तब तो आंसर 0 हो जाता, ये डिफाइंड होता, लेकिन ये डिफाइंड नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब 15 नंबर को, निम्न में से 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इन द फ्लोइंग? अब 36 का फैक्टर निकालते हैं, उसके नंबर को गिनते हैं। तो 1 2 से कटेगा, 3 से हाँ, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से हाँ, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से हाँ, 9 से कटेगा, 9 से फिर उसके बाद 12 से कटेगा, फिर उसके बाद 18 से कटेगा और फिर उसके बाद 36 खुद से कटेगा। क्या और कोई नंबर है जिसे कटेगा? नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 9। ये खैर पीएल गलती से आ गया, यहाँ पे 9 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, संख्या 42 87 21 में 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर इतना? अब बताइए कि नंबर जो दिया हुआ है उसमें 2 हो गया, 8 7 2 1। अब बोला है कि दोनों के प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है, तो बताइए कि इसका जो होगा ये 2 वाले का, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? यही होगा ना। और ये 2 वाले का प्लेस वैल्यू कितना होगा? ये होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है तो प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी मल्टीपल, गुणनफल बोल रहा है तो गुणनफल निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगी। और ये इधर से करना 2 2 जब 4 डायरेक्ट ऐसे करना चाहिए, खैर कर लेते हैं। 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये सारे 0 को लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक के सब 0 ही होगा ना। और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही जाएगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 4, कोई दिक्कत? यानी कि ये आएगा 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख, 4 लाख के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 3 2 5, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17, अंक 5 9 2 तथा 6 में से किसी अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। What is the largest 4-digit number using any of the digit इतना and 6 is twice? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ 5 9 2 और 6 दिया हुआ है
अगर सिर्फ बोलता ये कि इससे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाइए तो क्या बनता 9562, लेकिन ये बोल रहा है कि किसी एक संख्या को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, तो बड़ा वाला संख्या को 2 बार यूज कर लेते हैं, तो 2 बार यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो गया। अब तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया, जो ट्वाइस बोला था या 2 बार प्रयोग करने के लिए बोला था वो चीज तभी हो गया। अब कौन सा बड़ा है, अब 6 है, फिर उसके बाद 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9965, 9965, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला 18, निम्न में से कौन 1 मिलियन के बराबर है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपको आता होगा काउंटिंग, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये हो गया मिलियन। अब करना क्या है कि अब इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में पढ़ना है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लाख और ये 10 लाख, यानी कि 10 लाख के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन 19 की तरफ, संख्या 58 तथा 80 के बीच सम संख्याओं का संख्या कितनी है, यानी कि 58 और 80 के बीच में कितने सम संख्या है, यानी कितने इवन नंबर है। तो इवन नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले तो 80 में से माइनस कर लेते हैं 58 को, ताकि पता चल सके कि कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगी, ठीक है, और ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे करेंगे 2 हो गया, और ये 11 से क्या करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड देंगे, क्योंकि इवन नंबर कितने के बाद आता है, 2 के बाद, जैसे 2 है तो अगला 4 आएगा, यानी कि 2 का डिफरेंस होता है, तो 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा हमारा 11। लेकिन बोला है बीच में, तो बीच में बोला है तो एक क्या हो जाएगा, 58 भी ऐड हो रहा है, उसको एक हटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, यानी कि 10 ऐसे इवन नंबर होंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, दो संख्याओं का लसा यानी एलसीएम 180 है, तो निम्न में से कौन उन संख्याओं का मस्सा नहीं हो सकती है। अब मस्सा और लसा का थोड़ा कंडीशन समझिएगा कि जो भी फर्स्ट नंबर रहती है, ठीक है, इनटू सेकेंड नंबर, और इसकी जो लसा मसा होती है, यानी कि एलसीएम जो होती है वो एसीएफ के मल्टीपल के बराबर होती है। अब जब भी एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ से के मल्टीपल ही होगा, एचसीएफ से कटने वाला ही होगा, कोई दिक्कत। अब एचसीएफ से जब कटने वाला होगा तो वो रहा कि एलसीएम टू नंबर्स इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ, एचसीएफ नहीं हो सकता, तो एचसीएफ कौन नहीं होगा, जो इसको नहीं काट सकता है। तो बताओ 45 से कटेगा 180, तो हाँ कटेगा, कितने बार में, शायद 4 बार में, 4 बार में ना, हाँ 4 बार में 180 कट जाएगा। 60 से हाँ 3 बार में कटेगा, और ये 75 से 90 से हाँ 2 बार में कटेगा, यानी कि 75 है इसी से नहीं कटेगा, मतलब ये 75 एचसीएफ नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितना होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागोन। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा पेंटागोन ही पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए क्या करते हैं कि इस फार्मूले को रख लेते हैं, ये फार्मूला, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, तो नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्णों की संख्या, डायगोनल मीन्स विकर्ण, तो विकर्णों की संख्या अगर निकालनी है किसी भी पोलियागोन में, चाहे वो पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो या कोई भी गोन हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पंचभुज हो कुछ भी हो। एन यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, तो एन जो है वो भुजा को दर्शाता है, ठीक है, यानी कितने भुजा का तुम पूछ रहे हो, ये एन भुजा को दर्शाता है। तो निकाल लेते हैं इसी फार्मूले से, तो इस फार्मूले पे जब पुट करेंगे यानी कि डायगोनल की नंबर बराबर डायगोनल इज इक्वल टू कितना आएगा, डायगोनल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3 और बट्टा में 2। तो बताइए कि एन यहाँ पे पंचभुज बोल रहा है ना, पंचभुज बोल रहा है मतलब कि एन यहाँ पे 5 होगा, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 और बट्टा में 2। तो यहाँ से क्या होगा कि 5 में से 3 जाएगा 2 और 5 गुना 10, यानी कि 10/2 इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ ये भी सीखने वाली बात है कि अगर आपसे मेजरमेंट किसी एंगल का, जैसे मान लीजिए कि पेंटागोन बनाते हैं इसको, ठीक है, पेंटागोन बनाते हैं, ऐसे पेंटागोन बनाया, पेंटागोन ही बन रहा है कि हेक्सागोन बन गया, चलो हेक्सागोन ही बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन बन गया, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं इसमें, हेक्सागोन बन गया। तो हेक्सागोन में यहाँ पे तो कोई एंगल होगी, यहाँ पे भी कोई एंगल होगी, तो ये एंगल का सारे इंटरनल एंगल
कितने कितने का होंगे या फिर सबका इंटरनल एंगल कितने के बराबर होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हेक्सागोन का पूछ लेगा, तो हेक्सागोन में कितना नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पूछेगा कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो मेजरमेंट निकालने के लिए ये फार्मूला है n-2 इंटू 180 और बटा में n। तो यहाँ पे 180 यानी कि n-2 करेंगे तो 6 - 2 और मल्टीप्लाई में 180 और बटा में n यानी कि 6। अब यहाँ पे आगे चल के करेंगे तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 180 और बटा में 6। तो 6 से अगर काटेंगे 180 को तो 30 बार में कटेगा और 30 चौके 120, यानी कि ये जो होगा वो 120 डिग्री के बराबर होगा, एक एंगल 120 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खैर ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये दोनों सही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। 9 बजे घड़ी की घंटा तथा मिनट की सुइयां के बीच में बने कोण का माप कितना होगा। आप भी ऐसा घड़ी देखे होंगे जिसमें ऐसे दिखाया जाता होगा कि जब भी कोई बजता है तो एक बड़ा वाला घंटा जो मिनट का होता है वो 12 पे होता है और जितना बजता है उस पे होता है। तो एक चीज समझिएगा यहाँ दो तरह, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हावर एंड मिनट नीडल्स। तो ये हावर नीडल्स हो गया और ये मिनट नीडल्स हो गया। तो अब यहाँ पे समझते हैं हावर और मीटर्स। तो टोटल कितना होते हैं ये तो पता होगा कि टोटल 360 डिग्री के बराबर होते हैं। अच्छा टोटल कितने घंटे होते हैं, तो 12 घंटे होते हैं। तो यानी कि एक घंटे में, एक घंटा कंप्लीट करने में या एक घंटे के रोटेशन में कितना डिग्री होगा, 12 × 36 यानी कि 30 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि कितने घंटे का गैप है, 1 2 और ये 3, तो यानी कि 30 तिहाई 90, 3 घंटे का गैप है तो 30 तिहाई 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। अब इस तरफ 90 है तो अगर मान लीजिए ये तो नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में हमें निकालना है एंगल को, तो ये भी एंगल बताना होगा। तो टोटल 360 है और उसमें से 90 हम ये निकालें तो 90 घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 270। तो ये 270 डिग्री होगा, यानी कि 90 और 270 डिग्री के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23। एक वृत्त खींचने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण का उपयोग होता है। अब बताइए वृत्त खींचना है तो ये रेल खैर पटरी यहाँ पे नहीं होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे रूलर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये रूलर लिखा गया है। तो रूलर खैर यहाँ पे रूलर नहीं होगा। रूलर का यूज करने से क्या एक सर्कल बन सकता है, नहीं ना। सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का काम क्या होता है, मेजर करना किसी एंगल को। डिवाइडर का काम क्या होता है, ये मापना, मेजर करना किसी चीज को। परकाल का काम होता है इसको सर्कल को बनाना, यानी वृत्त को बनाना। परकाल जानते हो ना, जिसको दो गोरवा कहते हैं शायद। क्वेश्चन नंबर 24। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना होगा। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर इफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज डबल्ड। डबल किया गया, दोगुना, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कितना गुना करना है, दोगुना करना है, दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। सिंपल से लिख लेते हैं। पहले साइड दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इससे जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर जो आएगा वो कितने के बराबर होगा, तो 4 इंटू साइड, यही ना होता है 4 इंटू साइड ही ना वर्ग का। तो 4 इंटू साइड करेंगे तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। लेकिन जब डबल कर दिया गया, जब डबल कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से पेरीमीटर जब निकालेंगे 20 सेंटीमीटर, जब पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा, 4 इंटू साइड, यानी कि अब तो 20 हो चुका है। तो 24 जा 80 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना गुना है, 2 गुना है, तो यानी कि 2 टाइम्स ए भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है। एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है, एक वर्ग मीटर में कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है, ये निकालना है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बताइए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है होता है।
अब बताइए कि 1 मीटर स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 1 मीटर के बदले हम 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 1 मीटर के बदले यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 4 जीरो, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 जीरो वाला है कोई नहीं है, नहीं है तो इसको बना लेते हैं। ये होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यार सिंपल सा फार्मूले पे बस पूछ दिया। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द स्क्वायर डाय, खैर यहाँ पे ब्रेथ लिखना चाहिए, ठीक है, सुधार लीजिएगा, DTH, ब्रेथ इज 30 सेंटीमीटर, उल्टा लिख दिया है, ये होना चाहिए क्या चीज, लेंथ होना चाहिए, और ये चौड़ाई उल्टा, लंबाई 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, खैर जो भी हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ऐसा ही होगा, जो बड़ा रहेगा वही ना लंबाई होगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना, तो एरिया का फार्मूला मालूम होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल किस चीज का, तो आयत का, तो आयत का क्या होता है L इंटू बी। अब L इंटू बी निकाल लेते हैं, L इंटू बी गए तो 30 इंटू 15, 15 दिया 45, 450 क्या चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही है। खैर ये लिखने का तरीका ये सही नहीं है, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अमूल्य की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी। अमूल्य प्रेजेंट एज इज x years, देन व्हाट वाज हर एज 5 years ago। अब बताइए कि आपसे ही पूछे कि आपका उम्र अभी 20 है, तो 5 साल पहले कितना था, तो नहीं बता देंगे, 20 माइनस 5 इक्वल टू 15, यही तो ये बोल रहा है कि अभी उसका उम्र x years है, तो बताइए कि 5 साल पहले कितना होगा, तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 years कौन सा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, बीज गणित में a गुने b का अर्थ है ab, तो अंक गणित में 3 गुने 5 किसके बराबर होगा। इन अलजेब्रा a इंटू बी मीन्स द ए बी, देन इन द अरिथमेटिक, अब बताइए कि अरिथमेटिक ये तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता था, a गुने b इज इक्वल टू ए बी, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, एक और इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ए बी लिखा। तो यहाँ पे ये 3 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो क्या आप 35 लिख देंगे, क्या ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, और हो सकता है, तो ये 35 नहीं होगा, होगा क्या 15 आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 29 का, समीकरण 4x इक्वल टू 16 x के निम्नलिखित में से किस मान को संतुष्ट होगी। अब बताइए कि x का कौन सा मान होगा जो सेटिस्फाई करेगा, तो सिंपल सा 4x इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 16/4 डेट इज इक्वल टू 4, तो ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंक सबसे बड़ा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट नंबर। अब हाईएस्ट नंबर निकालना है, जिसका मतलब क्या है 038/1000, यही ना, और इसका मतलब क्या है, खैर उतना नहीं, इतना तो आपको मालूम होगा, उतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसका मतलब है कि 1000 से डिवाइड किया जाएगा, इसका मतलब और ज्यादा से डिवाइड, और इसका बस 100 से, और इसका और ज्यादा यानी कि 1000 से डिवाइड, तो ये हमारा सबसे बड़ा अंक है। अब आते हैं अगले की ओर, क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी के कमी के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डिफिशियंसी। डिफिशियंसी डिजीज पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उसी को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो उसी तरीके से विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा होता है, तो बताइए बेरी किसके कारण, B1 के कमी के कारण, स्कर्वी सी के कारण, घेंघा आयोडीन के कारण, किसके कारण, आयोडीन के कारण, और रिकेट्स विटामिन डी के कारण। इसमें किसमें पूछा है, सी का, तो सी का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विटामिन B1 का बेरी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी दिखना बंद हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं ना वो नहीं देख पाएंगे। विटामिन B3 की वजह से पेलागोरा,
विटामिन सी का स्कर्वी, देखिए यही तो आंसर यहाँ पे छिपा हुआ है। अगला विटामिन डी का रिकेट्स, फिर उसके बाद विटामिन के कमी से लैक ऑफ क्लोटिंग ब्लड, यानी कि जब कट छट जाएगा तो ब्लड बहता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अगला है आयरन की कमी से एनीमिया का बीमारी, आयोडीन की कमी से गोइट्रे का बीमारी, तो ये आप नोट कर सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो बताइए ऊर्जा देने के लिए तो कई तरह के नाम होते हैं, जैसे प्रोटीन का क्या नाम है? बॉडी बिल्डर, यानी कि बॉडी को बनाने वाला, देखते हो ना, इसीलिए तो बॉडी बिल्डर जो भी रहते हैं या जिम उम जाते हैं वो क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। जल हो गया, जल में बी और सी पाया जाता है विटामिन, और ये विटामिन क्या होते हैं? रक्षक होते हैं हमारे, क्या होते हैं? रक्षक। रक्षक कहे तो रोगों से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड, जो पूछ रहा था, एनर्जी गिविंग फूड, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, ऊर्जा देने वाली यही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, टीकाकरण द्वारा निम्न में से किस रोग को रोका जा सकता है? टीकाकरण, वैक्सीन मालूम होगा, इस समय कोरोना तो खैर जा चुका है, वो वैक्सीन की वजह से ही, खैर इतना ज्यादा। फ्लोइंग डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड वैक्सीनेशन, पोलियो का हाँ होता है वैक्सीन, पोलियो का क्या होता है? पोलियो ही होता है वैक्सीन। हेपेटाइटिस का भी होता है हेप बी, और चेचक का भी, स्मॉल पॉक्स का होता है AKM 2000, तो ये सारे होते हैं जो वैक्सीन, इनको रोका जा सकता है, और इसीलिए हम लोग को बचपन में बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन दिलवाए जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी है? अब बताइए कि दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं, एक विद्युत रोधी और दूसरा सुचालक, यानी कि एक कुचालक और दूसरा सुचालक। तो विद्युत जाने के लिए, यानी कि जिससे पास हो सकती है करंट, वो क्या कहलाएगी? कंडक्टर कहलाएगी। कंडक्टर कहे तो सुचालक, कंडक्टर, यानी कि जिससे करंट पास होगा, करंट पासेस इजिली, आसानी से जिसमें करंट पास होगा वो कहलाएगा कंडक्टर। यहाँ पे पूछा क्या है? इंसुलेटर, विद्युत रोधी, जिससे विद्युत पास नहीं होगा, मतलब कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो इंसुलेटर की बात करें, यानी विद्युत रोधक की, तो वो कौन सा है? वो जैसे जिससे करंट पास ना हो, करंट कैनॉट पास इजिली, करंट कैनॉट पास इजिली, वो आसानी से करंट पास ना हो, यानी कि जैसे हम एग्जांपल में क्या ले लें? लकड़ी, क्या करंट पास होती है? होती है? नहीं होती है करंट पास। वैसे ही अगला पेपर, ये सबसे होती है? नहीं। प्लास्टिक से नहीं होती है। लेकिन कंडक्टर की बात करें तो जितने भी जैसे वायर लगे हुए हैं वो करंट, यहाँ पे लोहा देखो, लोहा से करंट पास नहीं होती है? होती है करंट पास, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तांबा से होती है ना? हाँ, इसी का तो वायर हमारे घर में बिछा हुआ है। अगला एल्युमिनियम, इसी पर से टोका लाते हैं, टोका फंसाने के लिए एल्युमिनियम का वायर ही ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये भी क्या है? विद्युत को जाने देता है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो विद्युत रोधी होती है, कभी विद्युत को जाने नहीं देगी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कोमल पदार्थ है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सॉफ्ट सबस्टांस। अब सॉफ्ट मालूम होना चाहिए, सॉफ्ट जिसपे आप सोते हैं, तो तकिए को बोल सकते हो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट अच्छे से फील कर सकते हो, यानी कोमल, ठीक है। हार्ड हो गया जो बहुत ही कठोर होता है, यानी कि जैसे कभी थप्पड़ खाए हो ना टीचर का, कितना हाथ कठोर होता है, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा, जैसे हार्ड में क्या आ जाएगा? पत्थर आ जाएगा। लकड़ी भी क्या हो जाएगा? हार्ड में आ जाएगा। लोहा भी क्या हो जाएगा? हार्ड में आ जाएगा। मोमबत्ती क्या है? सॉफ्ट है। इसको और एक तरफ से समझ सकते हो कि सॉफ्ट जो है वो कॉम्प्रेस हो सकता है, यानी दब सकता है, वो क्या हो सकता है? कॉम्प्रेसिबल होता है, यानी दब सकता है। हार्ड कॉम्प्रेस नहीं होते हैं, हार्ड कॉम्प्रेस नहीं होते हैं। तो बताइए कि ये लोहा कॉम्प्रेस होगा? नहीं होगा। क्या दबाने से दब जाएगा? नहीं। लकड़ी भी नहीं दबेगा, पत्थर भी नहीं, मोमबत्ती आराम से दब सकता है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 36, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ टू गेट साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। अब बताइए कि जो भी नमक हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। लेकिन वो अलग कैसे होते हैं? वो तो पानी के साथ मिक्स होते हैं, सारे पानी के साथ मिक्स होते हैं, तो उसमें नमक अलग कैसे किए जाते हैं? तो एक मेथड होता है रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, तो ये नहीं होगा।
इवापोरेशन, हाँ ये होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पानी है, ठीक है, इसमें, और पानी में नमक का मात्रा मौजूद है, और अगर इसको हम हीट करेंगे, यहाँ से क्या देंगे, हीट देंगे, यानी कि आग लगाएंगे या फिर किसी तरह से गर्म ये होगा, किसी तरह से गर्म होगा, तो वाटर वेपर के बनने के रूप में ये ऊपर चला जाएगा, वाटर वेपर सारा वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चला जाएगा, और जो साल्ट मॉलिक्यूल्स होगा वो इसी में बच जाएगा, और वही साल्ट मॉलिक्यूल फिर प्यूरिफाई किया जाएगा और फिर हमारे यहाँ लाया जाएगा, दुकानों में बेचा जाएगा। तो ये इवापोरेशन एक मेथड है जिसके जरिए ये किया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ सेपरेशन पढ़े हैं, जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन, यानी कि चुंबकीय आकर्षण की वजह से भी कुछ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि चावल दाल है, उसमें बहुत सारे लोहे ये सब मौजूद हैं जो कि चुंबक उसको अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको कैसे अलग करेंगे, एक छोटा सा क्या लेंगे, मैग्नेट लेंगे या चुंबक लेंगे और इसके अंदर डालकर घुमाएंगे तो सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस अलग हो जाएंगे। अगला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मालूम ही होगा कि जैसे चाय ये सब बनता है तो किस माध्यम से होता है, फिल्ट्रेशन के माध्यम से ही चाय को छाना जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन भी एक प्रोसेस होती है जिसमें अलग की जाती है वैसे सॉलिड सॉल्यूशन से। सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी मालूम होगा। जैसे डिस्टिलेशन में क्या होता है कि सारे चीज एक ही डेंसिटीज नहीं होती है, उसके अलग अलग डेंसिटीज होते हैं, उसके ऊपर किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लें कि क्या एक बोतल लिए और बोतल में पानी को, फिर उसके बाद तेल को, ऑयल को, और फिर ये मध्य से सबको डालेंगे तो क्या एक ही मिक्स हो जाते हैं, नहीं होते हैं। ऑयल क्या होता है, ऊपर छहला जाता है, ऑयल जो होता है वो फ्लोट करने लगता है, वाटर नीचे रहता है, तो वाटर नीचे रहेगा, ऑयल जहां तक है वहां तक के ऐसे टिप बना करके और यहाँ से ऑयल को निकाल लेंगे, वाटर ऐसे ही रह जाएगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। क्रोमेटोग्राफी, जैसे ही आपको कपड़ा अगर किसी तरह से इंक से खराब हो गया तो क्रोमेटोग्राफी से कलर को क्या कर सकते हैं आप, अलग कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है 37। निम्न में से नारियल तंतु से बनने वाली वस्तु कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर? ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कोकोनट फाइबर से बनता है? तो बताइए कि रस्सी बनता है ना, चटाई बनता है कोकोनट फाइबर, और जो घर बनाने के लिए रस्सी आता है ना वो चीज, वस्त्र ये भी बनता होगा उसको मुलायम करके, तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, निम्न में कौन प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु है? यानी कि दो तरह के होते हैं, या तो आपको फाइबर नेचुरली मिलेगा, नेचुरली कहे तो यानी प्राकृतिक कहे तो या तो प्लांट से यानी पेड़ पौधे से, प्लांट से पेड़ पौधे से, ठीक है, पेड़ ये सब से, नहीं तो और किससे मिलेगा, या तो एनिमल से यानी जानवर से मिलेगा, तो ये सब प्राकृतिक कहलाएंगे, नेचुरल कहलाएंगे। और अगर मान लीजिए कि सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक जो कि केमिकल से बनते हैं और मैन मेड होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक क्या होते हैं, केमिकल का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन प्राकृतिक, नाइलॉन नहीं होगा, ऊल हाँ होता है, ऊल पता है ना, ऊंट के ऊल से भी होता है, रेशम हाँ होता है, सिल्क वॉर्म से, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, तो बी और सी दोनों करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखते हैं, निम्न में कौन सिंथेटिक तंतु का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर? अभी पढ़ रहे थे सिंथेटिक, बताओ, रेशम सिल्क वॉर्म से हो रहा था ना, तो ये तो एनिमल से, यानी कि ये प्राकृतिक है। कपास कॉटन, कॉटन तो घर में भी देखने को मिल जाता है, प्लांट, तो ये प्लांट से मिलता है, तो ये भी क्या है, नेचुरल है। अब बताइए पॉलिएस्टर क्या है, सिंथेटिक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो संरचनात्मक इकाई तो मालूम होगा कि कोशिका से मिलकर हम बने हैं, और कोशिका जो है उसका ग्रुप को हम लोग उत्तक कहते हैं, और उत्तक का ग्रुप को हम लोग ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो हम लोग बनते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? अब बताइए, ये ऊर्जा प्राप्त होता है, जनन से तो बच्चे प्राप्त होते हैं, ऊर्जा कौन बोल दिया, प्रचलन से भी नहीं होते हैं, उत्सर्जन से ये सब सारे जो मटेरियल है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है जिनका हमें जरूरत नहीं है वो चीज होता है, जैसे पसीना आना,
टॉयलेट, ये सब क्या है, उत्सर्जन से होते हैं। लेकिन जो पोषण है यानी कि जो हम लोग खाते हैं, न्यूट्रिशमेंट जो न्यूट्रिएंट से लेते हैं, वो क्या है, हमारी एनर्जी को यील्ड करती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी क्रिया द्वारा सजीव अपने बच्चे को जन्म देता है, अभी पढ़ रहे थे। बाई विच प्रोसेस डू लिविंग बींग्स गिव बर्थ टू देयर चिल्ड्रन। अब बताइए, ये आपको मालूम नहीं होगा तो किसको मालूम होगा, जनन, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, सजीव अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अब बताइए, श्वसन से क्या कोई जन्म देगा, बच्चा देगा, नहीं ना, ये नहीं होगा। पोषण, पोषण से अभी पढ़े कि एनर्जी मिलता है। ठीक है, प्रचलन, प्रचलन तो खैर चलता, लोकोमोशन को कहा जाता है। अगला है कैक्टस किस क्षेत्र के लिए अनुकूलित है। कैक्टस इज एडेप्टेड फॉर विच रीजन्स। हर एक एरिया में जो पाए जाते हैं प्लांट, उनका एक स्पेशल एडेप्शन होता है। जैसे कैक्टस की बात करें तो ये डिजर्ट एरिया में पाया जाता है, और इसकी एडेप्शन क्या होती है कि ये पानी को बहुत कम मात्रा में यूज करके भी अच्छे से ग्रो कर पाता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र होगा, ये सब कम मतलब माउंटेन एरिया में भी उग पाते हैं। वन क्षेत्र, खैर 43, 44 में बढ़ते हैं। निम्न में कौन पुष्प का नर जननांग है। अब नर जननांग, तो इसमें दो तरह के जननांग होंगे, एक नर और एक मादा। तो यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पूछा है, पार्ट को पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो नजर आ रहा है, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये पुष्प हो गया, ठीक है, ये पराग कोश यानी कि ये वाला पार्ट, ये पराग कोश, और ये तंतु यानी पुतंतु, जिसको फिलामेंट बोला जाता है, और इसको एंथर बोला जाता है। वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अस्टेमेन बनता है। क्या बनता है, अस्टेमेन। और अस्टेमेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टेमेन को ही हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पूछा है, मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन को यानी पार्ट को पूछा है। तो या तो परागकोश होगा या तो पुतंतु होगा। तो परागकोश इसमें है या पुतंतु नहीं, तो परागकोश यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इधर भी जान लेते हैं कि स्त्री केस, जिसको पिस्टिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको पिस्टिल बोला जाता है। पिस्टिल में क्या क्या आते हैं, तो अस्टिग्मा आता है यानी कि वर्तिकाग्र, और फिर अस्टाइल आता है जिसको बोलते हैं वर्तिका, और यहाँ पे अंडाशय आता है जिसको बोलते हैं ओवरी। अंडाशय में क्या पाया जाता है, तो ओव्यूल पाया जाता है यानी अंड पाए जाते हैं। और ये जो परागकोश होते हैं यानी एंथर होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। और यही पोलन ग्रेन्स जब इसमें जाते हैं, एंट्री करते हैं किसी इंसेक्ट की वजह से, यानी जो पोलिनेशन होती है, तब जाकर के फ्रूट बनकर तैयार होती है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्न में किससे हमारे शरीर का कठोर ढांचा बनता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉर्म रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। समझिएगा, आप लोग तो खैर अपने शरीर को भी टच करके देख सकते हो कि जैसे ऊपर ऊपर स्किन होता है, स्किन का लेयर होता है, तो स्किन की लेयर जब तक रहता है, जब तक सॉफ्ट नजर आता है, लेकिन उसके नीचे कुछ हार्ड चीज नजर आती है, वो क्या होती है, बोन्स होती है। क्या होती है वो, बोन्स यानी कि हड्डी। ठीक है, मुर्गा खाए हो ना, मुर्गे में भी क्या पाए जाते हैं, ऊपर का चमड़ी को खा लेते हो और इसको फेंक देते हो। वो क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो कठोर होता है, वो खिलाएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कैसे हो सकता है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये तो खाना पचाने का काम करता है, क्या ये हार्ड होता है, पेट को कभी देखना। श्वसन तंत्र नहीं होता है। स्केलेटल सिस्टम, हाँ ये होगा कंकाल तंत्र, ये कंकाल तंत्र जो कि हड्डी का ही बना हुआ रहता है, देखियो ना कंकाल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है 46 नंबर। लंबाई का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट, कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब बताइए कि अगर आप घर में किसी के यहाँ जैसे आटा ये सब कम जाता है तो आपने कटोरी से दे देते हैं, एक कटोरी, और वो फिर वापस एक कटोरी कर भी देता है। लेकिन क्या जो आपके यहाँ कटोरी है उतना ही किसी और या नानी घर या कहीं और जाते हो तो क्या उतना ही बड़ा कटोरी होगा किसी के पास। तो यानी एक कटोरी जो मेजरमेंट होगा वो आपस में कर सकते हैं आप, लेकिन सबके लिए समान नहीं होगा। तो इसीलिए एक मात्रक बनाया जाता है जिसको बोला जाता है एसआई मात्रक, जो क्या हो, सबके लिए समान हो। चाहे आप यहाँ पे 1 केजी बोलें या फिर अपने नानी घर जाकर के 1 केजी बोलें, दोनों का मतलब क्या है,
सेम ही है, सेम ही अमाउंट है, लेकिन यहाँ का कटोरी बड़ा हो सकता है, यहाँ का छोटा हो सकता है, या यहाँ का छोटा यहाँ का बड़ा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए एसआई मात्रक बनाया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे किसका पूछ रहा है, लंबाई का एसआई मात्रक। तो लंबाई का एसआई मात्रक जो होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर, वो मीटर होती है। ठीक है, एसआई मात्रक जैसे हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं, एक बीता है, तो एक बीता क्या सबका बराबर होता है, बच्चे का छोटा, फिर और लोगों का बड़ा होगा। तो इसीलिए इसका भी यूनिट ऐसा यूनिट बनाया गया जो कि मीटर है। अगला है, निम्न में से फिलामेंट क्या होती है। फिलामेंट क्या होती है, तो फिलामेंट मालूम होगा कि जो बल्ब, अब तो खैर नजर नहीं आते, अब क्या है कि एलईडी का जमाना आ गया है। तो पहले का जो बल्ब होता था जो पीले रोशनी करता था, उसमें क्या होते थे, फिलामेंट हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिलामेंट हुआ करता था और ये ऐसे कनेक्ट रहा करता था, और यही जब टूटता था तो फ्यूज हो जाता था। तो फिलामेंट का काम क्या था, विद्युत रोधक नहीं, इंसुलेटर रहेगा, जब विद्युत जाएगा ही नहीं तो लाइट कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक सेल। अब बताइए कि ये जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिक सेल कैसे, ये बैटरी बैटरी है नहीं, इससे चार्ज निकलेगा नहीं। अब प्रकाश उत्सर्जित करने वाला तार, हाँ ये कह सकते हैं कि ये जो फिलामेंट यहाँ पे है उसी से क्या निकल रहा था, लाइट निकल रहा था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला है 48, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, बताइए, ये भी बताने की जरूरत है। बच्चे बच्चे लोग क्या करते हैं, ये जानते हैं कि एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। तो ये कितने टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल धन आयन, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऋण आयन, यानी कि 2 ही टर्मिनल होते हैं। कहीं भी देख लो तो ये होता है ना, प्लस और माइनस। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। निम्न में से कौन विद्युत स्रोत नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है। तो बताइए, विद्युत सेल इलेक्ट्रिसिटी आते हैं ना इससे, हाँ आती है, सेल मतलब बैटरी, विद्युत सेल बैटरी, बैटरी से तो आती है, इसी पे बहुत सारे लाइट जलते हैं। अगला है जनरेटर, जनरेटर तो मालूम है शादी ब्याह में जनरेटर हो नहीं रहेगा तो शादी ब्याह भी नहीं होगा। तो इसी से इलेक्ट्रिक सोर्स है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिक मिलते हैं, लेकिन टॉर्च से क्या इलेक्ट्रिक मिलती है, नहीं ना। और ये पूछ रहा है नहीं, तो ये ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉर्च से लाइट मिलती है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है, चुंबकीय कहे तो जो चुंबक में नहीं चिपकता है वही चुंबकीय कहलाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। बताइए कि लोहा चिपकता है ना, तो ये तो चुंबकीय है। निकेल, ये भी चिपकता है, ये भी चिपकता है, लेकिन रबर के साथ क्या अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं। तो रबर हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए खैर टाइम भी अब देख रहे हैं 47 मिनट हो गया, तो अगले पार्ट में, पार्ट 2 में बात करेंगे इसी का, पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में और भी जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है उनको भी डील करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किसमें कमी है या क्या कमी है। आपको मालूम जो होगा वो कमेंट में बताइएगा, तो जितना हो सकेगा उतना सुधार जरूर किया जाएगा। और कोई भी वैसा अगर डाउट लगता है किसी चीज से भी रिलेटेड, चाहे गाइड हो या किसी तरह की भी हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।